ये जन्म की डिग्री है, ये लग्न है 7 डिग्री 73 कला। ये सूर्य की डिग्री है जन्म के समय पर 28 डिग्री 64 कला। ये ग्रहों की लग्न सहित राहु केतु तक डिग्री के आधार पर ये D1, ये D3 चार्ट है, ये D2 चार्ट है और इस तरह से ये D1 चार्ट है और D7 चार्ट है, D20 है, D27 है, D24 है। अब इन चार्टों को दिखाने का मुख्य आशय ये है, ये चार्ट क्यों लिए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न चार्टों से संबंधित फल विचार किया जाता है। जैसे D1 चार्ट में यदि मेल ग्रह जैसे मेल ग्रह कौन कौन से हैं, सूर्य है, मंगल है, गुरु और राहु, और यदि ये मेल राशि में हो, मेल राशि कौन सी, विषम राशियों को मेल राशि कहते हैं, पुरुष राशियां कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये राशियां अगर D2 चार्ट में मेल में ही आ जाती है, D1 में भी मेल में होनी चाहिए और D2 में भी मेल में होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर देखें तो ये सूर्य तो है नहीं है मेल में, सूर्य मेल राशि में नहीं है, लेकिन होरा में ये मेल राशि में आया है। और स्त्री जातक जो ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा है या शुक्र है, शनि, केतु और बुध की गणना तो दोनों में की जाती है। अगर ये D1 चार्ट में मेल राशि में है, फीमेल राशि में सम राशि को फीमेल राशि कहते हैं और विषम राशि को मेल राशि कहते हैं। तो यदि ये मेल ग्रह है, फीमेल ग्रह है, चंद्रमा स्त्री जातक ग्रह है और ये कौन सी राशि में है, ये फीमेल राशि में ही है और होरा में D2 में भी यह फीमेल में ही आया है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा से संबंधित जो भी कार्यकत्व होंगे, जब चंद्रमा की महादशा आएगी या अंतर्दशा आएगी या प्रतंत्र सूक्ष्म प्राण, तो ये शुभ कारक फल देगा। अब इस तरह से ये 16 चार्टों को दिखाने का मतलब ये है कि ये जातक है, तुला राशि का लग्न है, जन्म के समय पर तुला राशि सूर्य के सम्मुख आई है और जन्म की राशि है मीन राशि। जन्म के समय पर चंद्रमा जिस राशि में होता है उसी को उसकी जन्म राशि कहते हैं। ये लग्न है और ये राशि है। लग्न तो इसका तुला है और राशि है इसकी मीन। तो इसके 16 चार्टों को दिखाने का मुख्य आशय ये है कि ये जन्म पत्रिका के मुहूर्त के आधार पर, जैसा कि मुहूर्त के लिए इससे पहले भी कई बार बातें हुई हैं, तिथि है, जैसे आज अष्टमी तिथि है और नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है और वार मंगलवार है, तो रविवार से इसकी गणना की जाती है। और जातक का जो नामाक्षर है उसकी संख्या क्या है, इन तीनों को जोड़कर यदि हम 4 का भाग देते हैं, यदि 1 अवशेष आता है तो ऐसी स्थिति में इसको द्विमा कहते हैं और 2 अवशेष आता है तो ध्वमा कहते हैं, 3 को मूर्धा और 4 को पद्मा। तो पद्मा मुहूर्त पर यदि हम जन्मपत्री लिखना प्रारंभ करते हैं तो उसको शुभ माना गया है। यदि हम द्विमा में लिखेंगे तो पिता से संबंधित अप्रिय बातें हो सकती हैं और ध्वमा में लिखेंगे तो माता से, इसके लिए मूर्धा और पद्मा ही शुभ मुहूर्त माने गए हैं। अब इस समय इससे पहले होरा के संबंध में बातें हो गई हैं। होरा हम कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके बारे में विस्तार से बातें हो गई हैं। और होरा के बाद ये सूर्य से लेकर के
राहु केतु तक ग्रह स्पष्ट, इसमें साइन पास राशियां लिखी जाती हैं। इससे पहले इसमें बातें हो गई हैं। राशि है, जैसे ये राशि है, अंश है, कला है और ये विकला है, और ये गति है, ग्रह की गति है, और इसके नीचे उदित है या अस्त है, या कौन सा नक्षत्र है, जन्म के समय पर कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में आएगा, उस नक्षत्र का स्वामी क्या होगा, इस पर बातें हो गई है। और इस जन्म ये जो षड्वर्गीय जन्म पत्रिका है, इसमें कुछ ही चार्टों का पृष्ठ दिया गया है। जैसे चलित चार्ट है, और ये होरा चार्ट है, और D1 चार्ट है, चंद्र चार्ट है, और त्रिशांश चार्ट भी इसमें दिया गया है, नवांश भी दिया गया है, द्वादशांश भी दिया गया है। जो चार्ट इसमें नहीं दिए गए हैं, ये दृष्टकांड भी इसमें दिया गया है। ये दृष्टकांड चार्ट है, ये D7 चार्ट है, लेकिन ये द्वादशांक है। नवमांश चार्ट भी इसमें दिया गया है। अब ये चार्ट कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसके संबंध में विस्तार से बातें तो हो गई हैं। जो चार्ट, ये 16 चार्टों का वर्णन मुख्य रूप से जन्म पत्रिका में किया जाता है। अब चूँकि यहाँ पर कुछ चार्ट तो दिए गए हैं, कुछ नहीं दिए गए हैं। जो चार्ट नहीं दिए गए हैं उनके लिए ये जो खाली पृष्ठ है, उनमें एक टेबल बनाई जा सकती है, उनमें एक सारणी बनाई जा सकती है। जैसे ये वाली सारणी हम इसमें बना सकते हैं। कौन सी वाली? षोडश वर्ग की सारणी। अब इस सीधे सारणी में आ जाते हैं। ये षोडश वर्ग की सारणी है। कहने का मतलब यह है कि जन्म पत्रिका में तो कुछ ही चार्ट दिए गए हैं, 8 या 9 चार्ट दिए गए हैं, हमें तो 16 चार्ट चाहिए। तो इस तरह से ये यहाँ पर इसको विस्तार से इस पर चर्चा नहीं की जानी है, ये कैसे बनते हैं। लेकिन जन्म पत्रिका में तो इनका कहीं न कहीं इनका संदर्भ देना ही है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो ब्लैंक पन्ना है जन्म पत्रिका में, इसमें इस तरह से ये 1 से लेकर 16 तक क्रम है। ये D1, D2, D3, D4, D7 से लेकर के ये D60 तक ये चार्ट दिए गए हैं। अब ये कैसे, D1 का मतलब क्या होता है? 30, D2 का मतलब एक राशि को 15-15 की 2 अंशों में बांट देते हैं, और D3 में 10 में बांट देते हैं, और 4 होगा तो 4 में बांटेंगे, 7 होगा 7 में बांटेंगे, 9 होगा 9 अंशों में बांटेंगे, 10 होगा तो 3 अंशों में बांटेंगे। तो इस तरह से ये अंशों का इसमें विभाजन किया गया है। अगली टेबल हम इसी में बनाएंगे कि D1 से हमें क्या विचार होता है, संपूर्ण जीवन और व्यक्तित्व का इससे विचार किया जाता है। D2 से धन प्राप्त की क्या स्थिति है, धन कैसे प्राप्त होगा या नहीं होगा, इसके लिए D2 चार्ट का चक्र तो इस जन्म पत्रिका में दिया ही है, उसको भरा भी गया है। और D3 से पराक्रम और छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। D4 से चल और अचल संपत्ति का विचार होता है, सुख सुविधाओं से संबंधित इसका विचार D4 से किया जाता है। D7 से संतान का, और D9 से जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का या बिजनेस पार्टनर का विचार इसमें किया जाता है। और D10 से कर्म का विचार होता है, कर्मों का फल या कर्म कैसा कार्य किया जाएगा, कार्य क्षेत्र क्या होगा, रोजगार आजीविका होगी या नहीं होगी, होगी तो किस प्रकार की होगी, या सरकारी नौकरी का क्या योग है, इससे D10 का विचार किया जाता है। D12 से माता पिता के संबंध में विचार होता है। D16 से वाहन सुख का विचार होता है, और D20 से विद्या धार्मिकता का विचार होता है। धार्मिक होगा या नास्तिक होगा, सनातनी होगा, तो इसका विचार इसमें D20 से किया जाता है। D24 से विद्या ग्रहण की क्या स्थिति होगी, विद्या प्राप्त होगी या नहीं होगी। और D27 एक ऐसा चार्ट है, इससे बलाबल का बोध होता है। बलाबल का मतलब क्या है? ग्रह बलवान है या निर्बल है, या राशि बलवान है या निर्बल है, भाव बलवान है या निर्बल है, क्या स्थिति है इसकी ग्रहों की, ग्रह बलवान। इस जन्म पत्रिका के D7 चार्ट से यह स्पष्ट होता है, पता चलता है कि ग्रहों के और राशि के बलवान होने या निर्बल होने की क्या स्थिति है, बलवान है या निर्बल है। और D30 से अरिष्ट का इसमें फल विचार किया जाता है। अरिष्ट का मतलब क्या है? अरिष्ट का मतलब होता है अकस्मात होने वाली घटना, जिस घटना के बारे में पूर्व ज्ञान नहीं है,
अकस्मात घटना के बारे में यदि पता करना हो, और ये D27 से रोग का भी विचार होता है। जैसा जैसा कि सूर्य से हड्डी का फल विचार होता है। यदि हड्डी से संबंधित कोई विकार है तो ये D7 देखा जाएगा, और वहाँ पर सूर्य की क्या स्थिति है, सूर्य बलवान है या निर्बल है, या पीड़ित है, या पाप कर्तरी में है, या शुभ ग्रहों की दृष्टि है या नहीं है। तो इस प्रकार से इसके बारे में D7 से इसका पता किया जाता है। और D40 से शुभ अशुभ का मतलब किसका शुभता, किसकी शुभता, इसमें ग्रह दशा देखी जाती है। D40 से ग्रह दशा, जैसे ये जातक है, जिस जातक की जिन बातें हो रही हैं, इसमें वर्तमान समय में बुध की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा चल रही है। तो यह दशा अंतर्दशा इस जातक के लिए शुभ कारक होगी या अशुभ कारक होगी, इसको गोचर से इसका मिलान करते हुए इसके बारे में विचार किया जाएगा। और D45 से ये सभी वस्तुओं का इसमें फल विचार किया जाता है, और D60 से भी लगभग सभी वस्तुओं के बारे में इसके बारे में फल विचार किया जाता है। उसके बाद इसके आगे, इसी के आगे हम लिख देंगे, ये जो पूरा एक पृष्ठ दिया गया है, या तो इसको तिरछा बनाएं, ऐसे बनाएं, तिरछा बनाएंगे तो एक ही पेज में सभी बातें आ जाएंगी। अब इसके बाद ये लग्न लिख देते हैं। लग्न सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब सूर्य D1 चार्ट में किस राशि में है, D2 में कहाँ है, D3 में कहाँ है, D4 में कहाँ है, D7 में कहाँ है, D9 में कहाँ है। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये संख्याएं हैं, और ये लग्न की स्थितियां हैं विभिन्न चार्टों में। ये सूर्य की राशियां हैं और ये चंद्रमा की। ये जो यहाँ पर लाइटनर से दिखाया गया है, लाइटनर का मतलब ये है कि D1 चार्ट में शुक्र स्वराशि में है और शनि भी स्वराशि में है, और D2 चार्ट में सूर्य स्वराशि में है और गुरु नीच राशि में है। और इस तरह से ये अंडरलाइन किया गया है, और जिसका ऊपर है तो ये उच्च राशि है, जिसका नीचे है वो नीच राशि में है। यहाँ पर भी ये नीच राशि में है, और यहाँ पर ये उच्च राशि में है। चंद्रमा D30 में उच्च राशि में है। D30 से क्या विचार होता है, अकस्मात होने वाली घटनाओं का फल विचार इससे किया जाता है। और ये D40 चार्ट में गुरु भी नीच में है। तो इस तरह से इनका विचार इस चार्ट से किया जाता है। दूसरा इस टेबल से, इस सारणी से यह फल विचार किया जाएगा कि राशि वर्गोत्तम और भाव वर्गोत्तम में कौन कौन से ग्रह इस जन्म पत्रिका में आते हैं। जैसे राशि वर्गोत्तम माने जब कोई ग्रह 2 या 2 से अधिक चार्टों में उसी राशि में आए तो उसको राशि वर्गोत्तम कहते हैं। जैसे सूर्य D1 में 8 में है, और ये D7 में भी 8 में है, और D12 में भी 8 में। D12 से क्या विचार होता है, जैसा कि माता पिता के बारे में इसका विचार किया जाता है। और चंद्रमा राशि वर्गोत्तम, ये मीन राशि में राशि वर्गोत्तम है, क्योंकि मीन राशि एक तो इसमें D3 में आई है और ये D4 में भी आई है, 12 नंबर की राशि मीन राशि, और ये D40 में भी आई है। तो इससे, और भाव वर्गोत्तम का मतलब क्या है, जब कोई भी ग्रह 2 या 2 से अधिक चार्टों में उसी भाव में आता है तो उसको भाव वर्गोत्तम कहते हैं। जैसे गुरु D1 चार्ट में 11वें भाव में है, D1 चार्ट में 11वें भाव में है गुरु, और यह D9 में भी 11वें भाव में है, तो इसको भाव वर्गोत्तम कहेंगे। जब कोई ग्रह राशि वर्गोत्तम या भाव वर्गोत्तम होता है तो वह उससे संबंधित जो भी उसके कार्यकत्व होते हैं उसकी दशा या महादशा आने पर यह उस भाव से संबंधित शुभ कारक फल देता है। 2 बातें, ये टेबल यहाँ पर इस तरह से बनाई जाएगी। और इसमें एक, यदि हमने इस जन्म पत्रिका में 60D, इसमें हमने यदि
64वें दृष्टांत और 22वें दृष्टांत का जिक्र करना हो तो इस रिक्त पेज पर इसके बारे में लिखा जा सकता है कि कौन सा ग्रह 64वें दृष्टांत में है और कौन सा ग्रह 22वें दृष्टांत में है। ये दृष्टांत का मतलब ये होता है कि जब गोचर की स्थिति में वह ग्रह उस स्थान पर जाता है तो आकस्मिक कोई घटनाएं इसमें घटित होती हैं।